Okay, everyone. Starting with chapter number 5 of Indian economic development, that is rural development. अब बेटा ये वाला जो चैप्टर है वो डील करता है मेनली विथ डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ. ठीक है. मतलब व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? इट इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस. सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक दोनों प्रोसेस कंपाइल्ड है. किस चीज के लिए? इट्स अ सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट? रूरल लाइफ. ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ. तो वही डेफिनेशन देके भी रखी है. इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस प्रोसेस किस चीज के लिए? टू इम्प्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ. अब रूरल डेवलपमेंट में मेनली 5 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहला एलिमेंट है व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट यानी दो चीज का डेवलपमेंट करना होगा. क्या? सबसे पहले तो उन्हें एजुकेट करना होगा और दूसरा उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देनी पड़ेगी, तभी जाके ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सकता है. ओके. कमिंग ऑन टू सेकंड, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मेनली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं. तो वहां का इंफ्रा डेवलप करना है यानी क्या? इरिगेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ऐसी सारी चीजें जो मेनली फार्मर्स को हेल्प करने वाली है वो डेवलप करना. और उसके अलावा एक और चीज क्या डेवलप करना होगा? दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, R&D. ठीक है. एम आई क्लियर? थर्ड पे आ जाते हैं. तीसरा वाला एस्पेक्ट है दैट इज लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स में अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज को एक्चुअलाइज करने की जरूरत है. हमने ये पहले ही देख लिया है कि लैंड रिफॉर्म्स के तहत 1950 से 1990 में ही अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज आ गया था. ओके. लेकिन ये अबॉलिशन को एक्चुअलाइज करने की जरूरत है. एक्चुअल में टिलर को यानी फार्मर को लैंड मिलनी चाहिए. ओके. लैंड टू द टिलर. देन नेक्स्ट आ जाता है एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी. अप्रोक्सीमेटली 20 to 22% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सबको अपलिफ्ट किया जाए और पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाया जाए जिससे कि ये इनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर पाए. एंड लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? अदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेस. मेनली मैक्सिमम जनता अगर फार्मिंग में लगी हुई हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फार्मिंग के अलावा दूसरे ऐसे इनकम के सोर्सेज ढूंढे जाए रूरल एरियाज में जो लोगों को इनकम की स्टेबिलिटी दे पाए. ओके. अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं रूरल क्रेडिट. या रूरल क्रेडिट की जरूरत क्यों है? क्योंकि जेस्टेशन पीरियड मतलब सोइंग और हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा है. और इतने लंबे ड्यूरेशन में फार्मर्स को फंड्स का अरेंजमेंट पहले ही करना पड़ता है सोइंग के टाइम. और फिर जब क्रॉप हार्वेस्ट होती है और मार्केट में बिकती है तो इनको पैसे मिलते हैं. तो इन द मीन टाइम जो 4-6 महीने का ड्यूरेशन होता है उसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत होती है. एंड दैट इज वाई रूरल क्रेडिट बिकम्स इम्पोर्टेंट. अब रूरल क्रेडिट दो सोर्सेज है मेनली. वन इज इंस्टीट्यूशनल या फॉर्मल सोर्स और दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल या नॉन ऑर्गेनाइज एंड इनफॉर्मल सोर्स. ठीक है. सबसे पहले पे आ जाते हैं दैट इज इनफॉर्मल सोर्स या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स. 4 सोर्सेज देके रखे हैं. सबसे पहला है क्या? मनी लेंडर्स. नाम से क्लियर हो रहा है उधारी देने वाले लोग. ऐसे लोग जो मेनली लेंड करते हैं मनी रूरल एरियाज में. दिक्कत कहाँ है? इनसे पैसे लेने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं. सेकंड, लैंडलॉर्ड्स भी यही काम करते हैं. लैंडलॉर्ड यानी नाम से क्लियर हो रहा है ओनर ऑफ लैंड. अगेन जो जमींदार है ओनर ऑफ लैंड है वो भी अगर उससे उधार लोगे तो वो भी बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा. थर्ड, दैट इज ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स. ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स क्या करते हैं? बेटा मॉर्टगेज ऑफ क्रॉप करवाते हैं. ये बेसिकली बीच के लोग हैं जो आपके क्रॉप को ऐसे एरियाज में लेके जाएंगे जहां पे क्रॉप बिक जाएगी. ओके. तो ये लोग आपके मॉर्टगेज ऑफ क्रॉप्स के अगेंस्ट आपको उधार देते हैं. और एंड में वो क्रॉप्स दिक्कत बस इतनी है कि आपने वो गिरवी रख दी क्रॉप और उसके बदले में आपको उधार दिया गया है. जो क्रॉप अब उगेगी उसको बहुत कम प्राइसेस पे वो फार्मर्स को बेचना पड़ जाएगा इन ट्रेडर्स या कमीशन एजेंट्स को. ठीक है.
क्योंकि उन्होंने पहले ही ये क्रॉप गिरवी रख दी है, उसी गिरवी के अगेंस्ट इनको पैसे मिले हैं। अब ये इनकी मनमानी करेंगे और बहुत कम कीमत देंगे इन क्रॉप्स की। एम आई क्लियर? ठीक है। एंड लास्ट, रिलेटिव्स। बेटा रिलेटिव्स कितनी बार नो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन दे देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिलेटिव्स आर नॉट अ स्टेबल सोर्स ऑफ लोन। पूरे टाइम आपको लोन इनसे मिल पाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। हमारी कंट्री में इतनी खराब हालत थी कि देखो यार, अगर तुमसे पूछा जाए कि कमर्शियल बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कमर्शियल बैंक्स का स्टिल मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या? प्रॉफिट कमाना। इट इज नॉट वेलफेयर। दीज बैंक्स आर ऑपरेटिंग ओनली फॉर प्रॉफिट। ओके। अब अल्टीमेटली 1969 और 1980 में हमारी कंट्री में एक प्रोसेस कैरी आउट की गई जिसे बोला गया नेशनलाइजेशन की प्रोसेस। व्हाट इज मेंट बाय नेशनलाइजेशन? मतलब जब प्राइवेट सेक्टर से बैंक्स, मतलब प्राइवेट सेक्टर के हाथों से पब्लिक सेक्टर के हाथों में बैंक्स को दे दिया जाता है, वो होता है द प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का उल्टा। ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के हाथों में पहले बैंक्स हुआ करती थी और उनको फिर शिफ्ट कर दिया किसके हाथों में? पब्लिक सेक्टर के हाथों में। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन। हमारी कंट्री में नेशनलाइजेशन दो बार हुआ है। कब? 1969 और 1980 में। 1969 में कितनी बैंक्स नेशनलाइज हुई? 14। और 1980 में कितनी हुई? 6। ठीक है। कारण क्या था? जितना भी बैंक्स का पोर्टफोलियो था उसका केवल 2% लोन्स एग्रो सेक्टर में जा रहे थे। वेरी लेस। मतलब मैक्सिमम लोग लोन्स किसको दे रहे थे? इंडस्ट्रीज को। एग्रो सेक्टर में लोन जा ही नहीं रहे थे। ओके। एंड दैट इज व्हाई नेशनलाइजेशन की प्रोसेस करना जरूरी थी। अब ये नेशनलाइजेशन की प्रोसेस के बाद मेनली फॉर्मल सेक्टर इमर्ज होने लग गया था इन बैंकिंग। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस पे आ जाते हैं, मतलब ऐसे सोर्सेस जो ऑर्गेनाइज है और जो बेटर तरह से क्रेडिट दे सकते हैं। सबसे पहला है क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। बेटा नाम से ही क्लियर हो रहा है, कोऑपरेटिव है ये। यानी कि तुम्हारे मेरे जैसे लोगों की छोटी छोटी सेविंग को पूल किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, और फिर जिसे उसकी जरूरत होगी उसे लोन दिया जाएगा एट वेरी मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। इट्स अ क्रेडिट कोऑपरेटिव। ऐसा कोऑपरेटिव जो बनाए किसके लिए? उधार देने के लिए। ओके। तो ऑल आर सेविंग्स विल बी पूल्ड एंड देन हूसोएवर नीड्स इट उसे वो पैसा दिया जाएगा। सेकंड पे आ जाते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसे बैंक्स जो क्यों डेवलप हुए हैं? मेनली फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड्स। ठीक है। जनरली ये लॉन्ग टर्म लोन्स देंगे यार, क्योंकि आपको क्वालिटी ऑफ लैंड इंप्रूव करना है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है। लंबे ड्यूरेशन के 15 साल के 20 साल के लोन्स लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एलडीबीज देती है। फिर कमिंग ऑन टू थर्ड, दैट इज कमर्शियल बैंक्स। अभी तुमको बताया गया था कि 2% ही लोन्स जा रहे थे एग्रो सेक्टर में, एंड दैट इज व्हाई इट वाज नेसेसरी कि कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए। उन्हें पब्लिक सेक्टर के अंदर क्यों लेकर आए? ताकि ज्यादा लोन्स अब जा सके एग्रो सेक्टर में। ठीक है। तो आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स, नेशनलाइजेशन की प्रोसेस के बाद ज्यादा लोन्स पब्लिक सेक्टर के आने के बाद एग्रो सेक्टर में जाने लग गए थे। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, आरआरबीज का फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक्स। बेटा ऐसे इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री में ये बैंक सेटअप की जाती है जहां पे आपकी नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स जा ही नहीं सकती हैं। एकदम बैकवर्ड एरियाज ऑफ द कंट्री में वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को लोन देती है ये, और ये रूरल एरियाज में स्टैब्लिश होती है। ओके। दीज आर RRBs। व्हाट आर दीज? रीजनल रूरल बैंक्स। ओके। रीजनल रूरल बैंक्स के अलावा गवर्नमेंट भी लोन दे देती है। जो लोन गवर्नमेंट देती है उन्हें बोला जाता है तकावी लोन। जनरली ये दिए जाते हैं एट द रेट ऑफ 6%। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिए जाते हैं। जनरली तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है लोन देने के टाइम, लेकिन इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी देन इन दैट केस गवर्नमेंट माइट गिव लोन एट द रेट ऑफ 6%, नोन एज तकावी लोन्स। नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है।
ओके, मैंने क्रेडिट कोऑपरेटिव्स कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई? ये तो देखना पड़ेगा यार, क्रेडिट कोऑपरेटिव का एस्टैब्लिशमेंट है, पूछा गया है क्या उसमें? है? अगर मैम बता दो सर, कब आया? 1980s के बाद आया। नेशनलाइजेशन के बाद ही हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट ईयर तो देखना पड़ेगा क्रेडिट कोऑपरेटिव्स का। तो मैम ये जो लीगल रिकॉग्नाइजिंग के फार्मर्स के लोन देता है कि सारे जो वर्डिंग है नहीं, ना वो सारे सारे सेक्शंस, ठीक है, नॉट नेसेसरली ओनली फार्मर्स। नाबार्ड जो है वो 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स का ईयर और देख लेंगे, रेफर कर लेंगे। ओके, नाबार्ड जो है इट इज द एपेक्स बैंक इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, एपेक्स बैंक है यानी टॉप मोस्ट बैंक है एग्रो क्रेडिट के लिए जाना जाता है, और ना सिर्फ एग्रो क्रेडिट देता है बल्कि नॉन फार्मिंग सेक्टर में भी लोन देता है, क्रॉप एज वेल एज नॉन क्रॉप सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जो भी होते हैं उनको भी असिस्ट करने का काम करता है नाबार्ड। जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो उधार देना चाहते हैं एग्रो के सेक्टर में, तो उनको असिस्ट करने का काम करता है नाबार्ड। एसएचजी, एसएचजी स्टैंड्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं? अगेन छोटी छोटी सेविंग्स, मतलब अपन सब मिलके अगर एक ग्रुप क्रिएट करते हैं जहाँ पे अगेन हम अपनी सेविंग्स पूल करते हैं, ओके, और जिसको उसकी जरूरत होती है उसे दिया जाता है एट लो या फिर नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो कहलाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, सिमिलर टू हाउ क्रेडिट कोऑपरेटिव्स वर्क, am I clear? These are the 7 institutional sources. अब इसके अलावा ना हमारी कंट्री में माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है? जब फॉर्मल सिस्टम ऐसे ऐसे एरियाज में नहीं पहुंच पाता है जिन्हें लोन चाहिए उनको लोन नहीं दे पाता है, तो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। इट इज बेसिकली लिंकिंग फॉर्मल सिस्टम विद द इनफॉर्मल वन। अगर मुझे रूरल फॉर्मल बैंक्स, फॉर्मल बैंक्स के थ्रू क्रेडिट नहीं मिल रहा है रूरल एरिया में, तो फिर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम छोटे लेवल पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने में हेल्प करता है, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, फॉर्मल सिस्टम जहां नहीं पहुंच पाता वहां, मतलब एसएचजी इज बेसिकली अ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम होंगे, ठीक है, छोटे लेवल का क्रेडिट प्रोग्राम जिसमें फॉर्मल सिस्टम अगर हेल्प नहीं कर पा रहा है तो आप माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम की वजह से या हेल्प से लोन ले सकते हो। ओके, उसके अलावा एक और स्कीम है केसीसी, ये मैंने पढ़ाया था तब बताया था, केसीसी इज किसान क्रेडिट कार्ड। व्हाट इज किसान क्रेडिट कार्ड? अगर शॉर्ट टर्म लोन रिक्वायरमेंट होती है तो वो आप किसके थ्रू पूरी कर सकते हो? केसीसी के थ्रू। इट इज सिमिलर टू अ क्रेडिट कार्ड, राइट? आपको कुछ खरीदना है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, आपके फार्म रिलेटेड इनपुट्स खरीदना है और इमीडिएटली पैसे नहीं है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर केसीसी, ठीक है, जहां पे आप एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। You will be issued a passbook in your name with your address, name, phone number, every detail, कितना तुमने पैसा लिया है, कितना उसमें डिपॉजिट किया है, ठीक है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। यस, ओके, एम आई क्लियर? तो केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, किस लिए होता है? फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं रूरल बैंकिंग के प्लस और माइनस की तरफ। What are the positives of rural banking? बेटा critical appraisal पूछा जाए एग्जाम में तो you have to give plus points as well as you have to give minus points. Okay? Critical appraisal is not just negatives. It is positive as well as negatives. प्लस पॉइंट्स की बात करें तो क्या हो जाता है? सबसे पहला, इसकी वजह से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलने लग गया है, और ये ना सिर्फ फार्म सेक्टर में बल्कि नॉन फार्म सेक्टर में भी लोन देते हैं। प्लस पॉइंट्स तो कम है, नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या? इनएडिक्वेट सैंक्शन ऑफ लोन्स। बेटा यार जितना लोन का जरूरत है अनफॉर्चुनेटली उतना अगर सैंक्शन नहीं होएगा, मुझे अगर 10 लाख रुपए की जरूरत है लेकिन रूरल बैंकिंग के थ्रू, फॉर्मल सिस्टम के थ्रू मेरे को 6 लाख ही मिल रहा है, 4 लाख के लिए तो मेरे को फिर से इनफॉर्मल सोर्स की तरफ ही भागना पड़ेगा।
ओके। अगला बड़ा प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है वो भी सफिशिएंट नहीं है। ओके। इनएडिक्वेट लोन्स बाय इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, मतलब ब्रांचेस कम है, लोन्स कम है, इन ब्रांचेस के पास सफिशिएंट पैसे नहीं है। ओके, तो ये लोग इतना लोन बांट ही नहीं पाते हैं। उसके अलावा जिसके बेनिफिट के लिए ये पूरा किया गया था नेशनलाइजेशन, दैट वाज स्मॉल फार्मर्स जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर स्टिल बेनिफिटिंग होम बिग फार्मर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अल्टीमेटली जिनको फायदा पहुंचना चाहिए उनको आज तक पहुंचा नहीं। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस इज बैड डेट्स। जितने भी एग्रो सेक्टर के लोन दिए जाते हैं हमारी इकोनॉमी में, मैक्सिमम लोन्स वापस ही नहीं आते हैं। अगर रीपेमेंट नहीं होगा तो फिर इस सेक्टर में लोन्स देने में हर कोई कतराएगा और इकोनॉमिक लॉस है ये। क्योंकि अगर जो पैसा लोन के तौर पे दिया गया है वो वापस नहीं आ रहा है, तो इट इज अ बिग लॉस टू द इकोनॉमी एंड बैंक्स। ठीक है, इट्स पब्लिक मनी जो आप लोन के तौर पे देते हो। Am I clear? ठीक है, these are the problems. अब कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज सजेशन क्या है। सबसे पहला सजेशन यार, क्या कर लेना चाहिए, फॉर्मल सिस्टम के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए और उन लोगों को बोलना चाहिए कि यू शुड सेव अ पार्ट ऑफ योर मनी। क्योंकि जितना ज्यादा लोग सेव करेंगे उतना ज्यादा बैंकों में डिपॉजिट आएगा, बैंक में डिपॉजिट आएगा तो लोन बटेंगे। ओके, एंड दैट इज वाई द फर्स्ट थिंग इज टू inculcate द हैबिट ऑफ सेविंग्स। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेशनशिप बैंकिंग। व्हाट इज रिलेशनशिप बैंकिंग? आज की तारीख में तुम्हारी भी तुम्हारे बैंक के साथ रिलेशनशिप बैंकिंग चलती है। मतलब क्या? कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ के उसको लोन देना चाहिए कि उसे कितने ड्यूरेशन का लोन चाहिए, वो कितना इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है, एंड अकॉर्डिंगली आपको अपना प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहिए, कस्टमाइज करना चाहिए उसके नीड के हिसाब से। एम आई क्लियर? ठीक है, सो दीज आर द टू सजेशंस टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन, रिलेशनशिप बैंकिंग और दूसरा क्या है, लोगों को अवेयर करना अबाउट सेविंग, इनकलकेटिंग अ हैबिट ऑफ सेविंग। और इसी के तहत एक योजना आई थी, जन धन योजना। कब आई? 2014 में 40 लाख अकाउंट खोले गए। कितने अकाउंट खोले गए? हमें 40 करोड़ जस्ट चेक विथ योर नोट्स, इट्स 40 लाख और 40 करोड़। इन योर नोट्स ऑल्सो इट्स 40 करोड़ ना? ठीक है, सर सही है। ओके, सजेशन का सेकंड रिलेशनशिप बैंकिंग मतलब बेटा यानी आज अगर मैं कस्टमर हूँ एंड आई वांट फॉर बैंक, आई एम अ कस्टमर राइट, इफ आई वांट टू सीक लोन, आई वांट लोन फ्रॉम बैंक। अगर मुझे चाहिए 50 लाख का लोन, ठीक है, एंड पर एनम आई कैन रीपे 5 लाख। ओके, इससे ज्यादा पेइंग कैपेसिटी नहीं है। प्रोबेबली दे ऑफर में इंटरेस्ट जोड़ के, अगर सब कुछ ऐड कर लिया जाए तो 10 साल 15 साल की ईएमआई के बेसिस पे, ठीक है, दे विल हैव टू गिव मी अ लोन मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मुझे अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन होगा, वो एसेट क्लास पे होगा, ड्यूरेशन भी मेरे हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि मैं कितने टाइम में रीपे कर सकती हूँ। ये होता है रिलेशनशिप बैंकिंग। मेरे को बस बैंक आके कस्टमर की तरह बस बेच दे कि हमारे पास तो ये है, आप खरीद लो हमसे, ठीक है, या आप हमसे लोन ले लो। बेसिकली दे आर रनिंग अ बिजनेस, राइट, अ सर्विस इंडस्ट्री। ओके, एंड दैट इज व्हाई दे सेल देयर प्रोडक्ट्स, बट दैट इज सेलिंग। रादर इट शुड बी कैसा बैंकिंग? रिलेशनशिप बैंकिंग। रिलेशनशिप बैंकिंग यानी क्या? मेरी रिक्वायरमेंट समझ के आप ऐसा रिलेशन डेवलप करो अपने क्लाइंट के साथ कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जन धन योजना में 40 करोड़ अकाउंट खोले गए थे, जीरो बैलेंस अकाउंट्स थे ये। क्यों खोले गए ये अकाउंट्स? सब्सिडीज गवर्नमेंट बेटा द मेन रीजन वाज जीरो बैलेंस अकाउंट, रूरल एरिया में 40 करोड़ अकाउंट खोल दिए गए। द मेन रीजन वाज टू फाइनेंशियल include financially all these people. Financial inclusion is the meaning. अरे 40 करोड़ लोगों ने अगर 100 रुपए भी जमा किए होंगे तो भी बैंक के पास तो 4,000 करोड़ इकट्ठा हुए। आर यू गेटिंग? ठीक है, ऑन एन एवरेज में मानू 40 करोड़ लोगों ने भी 100 रुपए भी जमा किए हैं, तो इट इज 4,000 करोड़ फॉर द बैंक। ओके, जिससे कितने लोन्स बांट सकते हैं। Am I clear? ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ कमिंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, दैट इज डिस्ट्रेस सेल।
डिस्ट्रेस सेल मतलब जो भी भाव मिल रहा है उसपे इमीडिएटली फार्मर जब है ना क्रॉप ग्रो करता है, वो बेचारा उधार लेके बैठा हुआ है। अब उसको जैसे ही वो क्रॉप उगती है, हार्वेस्ट होती है, वो बिकने जाती है, अगर उसके कम रेट पे मिलते हैं ना, तो भी वो बेचने पे मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि डेट है, उधार लेके रखा है। ना उसके पास स्टोरेज है ढंग से और ना ही उसके पास इतने पैसे हैं दूसरे कि वो उधार चुका पाए। तो इमीडिएटली उसको कम रेट पे भी कम प्राइस पे भी क्रॉप बेचनी पड़ती है और उसे बोला जाता है क्या? डिस्ट्रेस सेल। तो डिस्ट्रेस सेल मतलब आप सेल करते हो इमीडिएटली अपनी क्रॉप्स को। क्यों? ताकि आप डेट चुका पाओ या फिर आपके पास स्टोरेज नहीं है। ये दो कारणों की वजह से। एम आई क्लियर विद दिस? नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ व्हाट इज एग्रो मार्केटिंग? एग्रो मार्केटिंग का मतलब होता है कि मार्केटिंग इज द एंटायर प्रोसेस। तुम समझो रूरल एरिया में क्रॉप उगती है, लेकिन वो क्रॉप उगाने के बाद उसे प्रॉपरली क्लासिफाई करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, उसे ग्रेडिंग करनी पड़ती है, फिर उसे पैकेज करना पड़ता है, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है और ऐसी जगह पे भेजना पड़ता है जहाँ ये बिक पाए। अब ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस अगर फार्मर खुद से नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्या बनी हुई है? एपीएमसी मंडीज, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तुमको एग्रीकल्चरल मार्केटिंग नाम से देके रखा है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है? इट इज द एंटायर प्रोसेस जिसमें फार्मर की क्रॉप को कलेक्ट किया जाता है, उसे क्लासिफाई किया जाता है, ग्रेड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, पैकेज किया जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सारी स्क्रैच से लेके एंड तक की प्रोसेस जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट अर्बन एरियाज में पहुंच पाए, वो किया जाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंडर। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो गई हैं ड्यू टू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? सबसे पहला प्रॉब्लम होता था मैनिपुलेशन ऑफ वेट्स बाय बिग ट्रेडर्स। अगर मैं तुम्हारे पास आती हूँ, इफ यू आर अ ट्रेडर एंड आई सेल माय क्रॉप्स टू यू, तो ऐसी सिचुएशन में तुम मैनिपुलेशन करते थे वेट्स का, और ना सिर्फ वेट्स का, मेरे अकाउंट्स का भी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है विद द हेल्प ऑफ एपीएमसी मंडीज। सेकंड इज लैक ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। फार्मर के पास प्राइस रिलेटेड प्रॉपर इन्फो नहीं होती थी, एपीएमसी मंडी उन्हें फेयर प्राइस पे करती है। एंड थर्डली, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। फार्मर के पास प्रॉपर स्टोरेज अवेलेबल अगर नहीं है, तो एपीएमसी मंडीज विल हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द क्रॉप्स इन प्रॉपर कंडीशंस। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में रीसेंट इनिशिएटिव्स या मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट है। सबसे पहला है रेगुलेटेड मार्केट्स। व्हाट आर रेगुलेटेड मार्केट्स? एक ऐसा मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव है, फार्मर का भी रिप्रेजेंटेटिव है और ट्रेडर का भी रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, उसे बोला जाता है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मतलब जहां पे कोई ना कोई रेगुलेशन है या कोई ना कोई कंट्रोल है, ऐसे मार्केट को कहा जाएगा क्या? रेगुलेटेड मार्केट। ठीक है, तो विच इज गवर्न बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसे बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी क्या? गवर्नमेंट बहुत सारे स्टोरेज हाउसेस डेवलप कर रही है, कोल्ड स्टोरेज या फिर वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी, जिसके थ्रू फार्मर्स अपने क्रॉप स्टोर कर सकते हैं ऑल दीज वेयर हाउस। देन नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग यानी अगर तुम, मैं, हम सब फार्मर्स हैं and हम सब मिलके अपनी क्रॉप मार्केटिंग कोऑपरेटिव को देते हैं, जिससे कि अपन सब मिलके सेलिंग करेंगे। अगर अपन सब मिलके सेलिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स अपनी बार्गेनिंग पावर ज्यादा अच्छी रहेगी इन कंपैरिजन टू सेलर्स बार्गेनिंग पावर। हाँ, ओके। ऑपोजिट साइड जो बायर रहेगा उसकी बार्गेनिंग पावर, करेक्ट। बायर की बार्गेनिंग पावर के कंपैरिजन में अगर हमारी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग करनी है, तो उसके लिए हमको कोऑपरेटिवली यानी कि साथ में मिलके सेलिंग करनी होगी। ओके, और उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब कोऑपरेटिव मार्केटिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ये आपको स्टोरेज भी देते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी देते हैं, या आपको आईएमओ के उधार भी दे देते हैं। ना तो इनके पास सफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, ना सफिशिएंट स्टोरेज है, ना इनके पास सफिशिएंट उधार देने का पैसा है। एंड अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग कोऑपरेटिव एंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स का कोई लिंकेज ही नहीं है। ठीक है,
मतलब जहां से आपको इनपुट्स मिलेंगे और जहां आप आउटपुट बेचोगे, देयर इज नो लिंकेज बिटवीन द टू। एम आई क्लियर? दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मेरे को अलग अलग दोनों जगह कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और तब जाके मेरे काम होंगे। इन लोगों का आपस में कोई लिंकेज नहीं है। फाइन। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज गवर्नमेंट के प्रोविजंस क्या क्या है। सबसे पहला क्या है? एम एस, सॉरी, बफर स्टॉक दिया हुआ है तुम्हारे सीक्वेंस में। व्हाट इज बफर स्टॉक? अगर ओके, एमएसपी पहले ले लेते हैं। एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो मिनिमम प्राइस जो तुम्हें ऑफर की जाएगी किसके लिए? तुम्हारे आउटपुट के लिए। बेटा यार, जब भी बम्पर प्रोडक्शन होता है किसी भी क्रॉप का, तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड है कम, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्रॉप की कीमत बहुत गिर जाती है। और ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरफेयर करेगी और डिसाइड करेगी एक प्राइस जो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर है। इतना कम से कम मिलना चाहिए उस प्रोड्यूसर को उसके आउटपुट के लिए। और ये कहलाता है क्या? एमएसपी। दूसरा है क्या? बफर स्टॉक। व्हाट इज बफर स्टॉक? गवर्नमेंट जो वेयर हाउस में जो स्टोर करके रखती है। बेटा जो भी एक्स्ट्रा स्टॉक होता है जो प्रोड्यूस हो जाता है, उसको गवर्नमेंट खरीद लेती है और अपने वेयर हाउसेज में मेंटेन करती है। ये काम करती है मेनली एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड लास्टली, दैट इज पीडीएस। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? राशन शॉप्स के थ्रू जब राशन दिया जाता है टू बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, क्योंकि वो लोग जिस रेट पे मार्केट प्राइसेस चल रही है वो रेट पे क्रॉप्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में जो राशन कार्ड होल्डर है उनको सस्ते रेट पे अनाज दिया जाता है और उसे बोला जाता है क्या? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हर राशन कार्ड के अगेंस्ट एक लिमिट फिक्स होती है कि इतना क्वांटिटी का राशन हर महीने अलॉट होगा। एम आई क्लियर? अकॉर्डिंग टू मेंबर्स। अकॉर्डिंग, पर कार्ड होता है बेटा, पर कार्ड। जितने नंबर ऑफ मेंबर्स है उतने कार्ड इशू हो जाएंगे, है ना? इमर्जिंग मार्केट्स, इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव्स। दो नए ऑल्टरनेटिव्स इमर्ज हो रहे हैं फार्मर्स के पास, जो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहला है क्या? फार्मर्स मार्केट। बेटा ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे मार्केट ऑर्गेनाइज होते हैं जहाँ पे फार्मर आके डायरेक्टली अपने क्रॉप किसको बेच सकते हैं? कस्टमर को। अपनी मंडी, रायतू बाजार, जो हाट बाजार तुम देखते हो, ये सारे आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? फार्मर मार्केट। डायरेक्ट फार्मर कांटेक्ट में आ रहे हैं विद कस्टमर, बीच का कोई नहीं है। ओके। और दूसरा है एमएनसी के साथ अलायंस। अगर आप कोई एमएनसी के साथ, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ अलायंस कर लेते हो, जो आज की तारीख में बहुत पॉपुलर भी है, तो बहुत सारे फार्मर्स एक टाइप कर लेते हैं एमएनसी के साथ। वो एमएनसी उनको कम रेट पे सीड्स वगैरह दे देती है। ठीक है? अरे देती है। फिक्स प्राइस पे सीड्स उनको अलॉट हो जाते हैं और उसके बाद जो भी क्रॉप वो उगाएंगे उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें फिक्स प्राइस पे वो क्रॉप की कीमत उनको मिल जाएगी। तो इसकी वजह से फार्मर्स को अश्योरेंस रहता है, रिस्क कम रहती है कि अगर वो ज्यादा आउटपुट भी बनाएंगे तो भी उनको वो फिक्स प्राइस मिलेगी भी। ठीक है? इट इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव अगेन। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन यानी दूसरे एरियाज में डाइवर्सिफाई करना। अब दो तरह का डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। क्यों हमको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है? फार्मर्स को डाइवर्सिफिकेशन का इसलिए जरूरत होता है क्योंकि क्योंकि बेटा उनका इनकम अनस्टेबल है। फार्मिंग अपने आप में बहुत रिस्की ऑक्यूपेशन है, तो अगर आप एक ही चीज पे डिपेंड करोगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम इनस्टेबिलिटी। ठीक है? एंड दैट इज वाई आपको दूसरे प्रोडक्टिव एरियाज में भी डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, ताकि यू मेंटेन अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यू हैव अ बेटर इनकम एंड इनकम इन इक्वालिटी इंस्टेबिलिटी कम हो जाए। ठीक है? रिस्क मिटिगेट करने के लिए, तो रिड्यूस रिस्क, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, then reduce poverty and employment round the year. These are the benefits of diversification. अब डाइवर्सिफिकेशन दो तरह से हो सकता है, या तो क्रॉप में या दूसरे ऑल्टरनेटिव एरियाज में। अगर क्रॉप की बात करें, क्रॉप में डाइवर्सिफिकेशन यानी फूड क्रॉप के अलावा किस में डाइवर्सिफाई करना चाहिए? कैश क्रॉप्स में।
क्योंकि कैश क्रॉप्स का एक्सपोर्ट में अच्छा खासा मार्केट है और फार्मर्स को अच्छी कीमत मिल सकती है एक्सपोर्ट करके क्रॉप्स, ठीक है। और दूसरा है दूसरे प्रोडक्टिव एरियाज में डाइवर्सिफाई करना। अब दूसरे प्रोडक्टिव एरियाज कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल्स को रियर करना, टेम करना, ग्रो करना, ठीक है। क्यों? बेटा ऐसे एरियाज में जहाँ पे फूड क्रॉप नहीं उगाई जा सकती, इरिगेशन फैसिलिटीज का दिक्कत है, तो आप अगर एनिमल्स को ग्रो कर रहे हो, उनको रियर कर रहे हो, उनको टेम कर रहे हो, दैट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। द गुड पार्ट अबाउट इट इज कि आपको ऐसा एरिया नहीं चाहिए जहाँ पे फार्मिंग के लिए शुड बी एप्ट, लैंड का क्वालिटी वैसा ही होना चाहिए या फिर इतना ही मॉनसून होना चाहिए। इट कैन बी अ ड्राई रीजन ऑल्सो ऑफ द कंट्री जहाँ पे आप पोल्ट्री कर रहे हो, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री या पोल्ट्री फार्मिंग जिसे पॉपुलरली बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ही किससे आ रहा है? पोल्ट्री से। 61% कंट्रीब्यूशन किससे आता है? पोल्ट्री। आप ब्रीड कर रहे हो, टेम कर रहे हो, रेयर कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो किसको? फार्म एनिमल्स को। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री का जो वेटरन केयर है एनिमल्स के डॉक्टर, ठीक है, दैट इज नॉट सफिशिएंट एंड दैट इज वाई बोला जाता है हमारी कंट्री का जो एनिमल आउटपुट निकलता है दैट इज नॉट अप टू द मार्क, क्वालिटी स्टैंडर्ड से काफी नीचे है। एम आई क्लियर? अरे बोलो। ठीक है। इसे लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक फार्मर, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट लाइव स्टॉक हमारी कंट्री में आता है। लार्जेस्ट है बेटा, क्वालिटी वाइज बेस्ट नहीं है, ठीक है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट दैट इज डेयरिंग। डेयरिंग यानी क्या? जब आप रेयर करते हो, ग्रो करते हो, टेम करते हो किसको? डेयरी एनिमल्स को। डेयरी एनिमल मतलब ऐसे एनिमल्स जो आपको मिल्क देंगे, राइट। हमारी कंट्री में 1970s के आसपास एक रेवोल्यूशन हुआ था। क्या नाम है उस रेवोल्यूशन का? व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन में हमारी कंट्री में बम्पर प्रोडक्शन हुआ था मिल्क का। उसे ऑपरेशन फ्लड कहा गया 1970s में। इसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन को। अब इसमें व्हाट वाज दिस ऑपरेशन फ्लड? अब दिक्कत फिर से यही है कि डेयरी यू नो दूध इज अ पेरिशेबल आइटम, ठीक है। तो ये जिस एरिया में होता है उससे अर्बन एरिया तक लाने में खराब हो जाता है और उसके लिए ऑपरेशन फ्लड वाज वेरी इफेक्टिव। ऐसे अलग अलग सेटअप जमाए गए, कोऑपरेटिव्स बनाए गए, मिल्क कोऑपरेटिव्स अलग अलग एरियाज में, जहाँ पे फार्मर लाके अपना आउटपुट डंप कर सकते थे। जो भी मिल्क वो लेकर आ रहे हैं वो डंप होगा, उसे प्रॉपरली प्रोसेस किया जाएगा, ग्रेड किया जाएगा, पैकेज किया जाएगा और उसके बाद उसे अर्बन एरिया में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे कि वो दूध खराब ना हो। उसे प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करवाया जाता है जिससे कि वो हम तक पहुंच पाए। ओके। तो दिस रिजल्टेड इनटू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द कंट्री और ये कहलाया व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। गुजरात इज वन ऑफ द स्टेट्स which is very famous and initiator of milk revolution या white revolution. Coming on to next, that is fisheries. What is fisheries? फिशरी मतलब कैच करना। हाँ, मछली या कोई भी एक्वेटिक एनिमल कैच करो, सेल करो, प्रोसेस करके उसे बेचो, वो कहलाता है फिशिंग। अब फिशिंग जो है ये हमारी जीडीपी में केवल 0.9% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फिशिंग कम्युनिटी इज वन ऑफ द मोस्ट पावर्टी स्ट्रिकन कम्युनिटी, जिसका जीडीपी में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली दीज पीपल कैन नॉट मूव वेरी इजीली, मोबिलिटी नहीं है। जिन एरिया में वाटर बॉडीज हैं उसी के आसपास इनको रहना पड़ता है, अदरवाइज इनका लाइवलीहुड मुश्किल हो जाएगा। ओके, दीज पीपल रिगार्ड वाटर बॉडी एज देयर मदर। व्हाई? बिकॉज इट इज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम। फिशिंग में, एक्टिव फिशिंग में डायरेक्ट वुमेन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वुमेन आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग। 60% एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड 40% इंडिजिनस मार्केटिंग में। और उसके अलावा अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 65% प्रोडक्शन आ रहा है फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस एंड 35% आ रहा है फ्रॉम मरीन सोर्सेस। एम आई क्लियर? मरीन मतलब बाहर के, एक्सटर्नल, ठीक है।
और इंटरनल मतलब विद इन दी कंट्री। ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सबको ग्रो करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। We are one of the largest horticultural output producer. कंट्रीब्यूशन अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैश्यूज, मैंगोस। ठीक है। बनानास। जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। अनलाइक फिशिंग, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 6% ऑफ जीडीपी। और 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट आ रहा है फ्रॉम हॉर्टिकल्चर। ये वाली फील्ड ऐसी है जिसमें वुमेन एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, नर्सरी मैनेजमेंट में, टिश्यू कल्चर में। ठीक है। या सीड को ग्रो करना, मेंटेन करना, नर्सरी मेंटेन करना, फूड प्रोसेसिंग करना। वुमेन आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल दिस। हमारी कंट्री में गोल्डन रेवोल्यूशन हुआ था कब? 1991 से लेके 2003 के बीच में। और ये गोल्डन रेवोल्यूशन में बम्पर प्रोडक्शन हुआ था ऑफ ऑल दीज क्रॉप्स जो हॉर्टिकल्चरल आउटपुट में आती है। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? निरपाक प्रदेश। कमिंग ऑन टू द लास्ट एरिया जिसमें डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब क्या? आईटी। आईटी यानी कंप्यूटर्स का, सिस्टम्स का यूज करना, टेलीकम्युनिकेशन का यूज करना, जिसकी मदद से आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। वो कहलाता है आईटी। तुम आईटी ऑलरेडी यूज कर रहे हो, दैट इज नॉट अ बिग डील राइट नाउ। तो तुम आराम से अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब लिखने की जरूरत नहीं है चीजें। यू कैन इजिली स्टोर योर डेटा, ओके, एंड यू कैन इजिली गेट द डेटा बैक वेन एवर यू नीड इट, राइट? Our information technology can also help farmers in rural areas. How? They come to know about the prices. They come to know about the soil quality of a particular area. क्या चीज के लिए ज्यादा फिट है? They come to know कि कब weather forecast पता लग जाता है, बारिश होगी नहीं होगी। They also come to know about the latest machines which are available in the market. And one very important thing जिसमें गवर्नमेंट इसे यूज कर सकती है, वो है वेयर हाउसेस को मैनेज करने में। How can they manage warehouses? बेटा, अलग अलग एरियाज में वेयर हाउसेस होते हैं। अगर वो सेंट्रली कनेक्टेड है तो ऐसी सिचुएशन में हमको पता लग जाएगा कि कौन से वेयर हाउस में चीजें खत्म होने वाली है, कौन से वेयर हाउस में उस पर्टिकुलर चीज का सरप्लस है। तो अपन कोई भी इमरजेंसी आने से पहले एक्स सिटी से दूसरे वाई सिटी में वो चीजें यूं ट्रांसमिट कर सकते हैं। Am I clear? इफ दे आर सेंट्रली कनेक्टेड तो हमको सब चीजें पता लगती रहेंगी कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा पड़ा है, तो हम इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। Am I clear? That is the benefit of information technology and the fifth field. Important question of CBSE एग्जाम में आ चुका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल। ठीक है। कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब होता है? जब हम बायो कंपोस्ट यूज करते हैं, बायो मैन्योर्स यूज करते हैं और इनकी मदद से फार्मिंग की जाती है। बायो कंपोस्ट, बायो मैन्योर्स, ग्रीन मैन्योर्स, इन सब की मदद से अगर आप फार्मिंग कर रहे हो बिना यूज ऑफ केमिकल्स, तो दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा क्या? सबसे पहला, अच्छी क्वालिटी का होता है, आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाता। इट इज फार मोर हेल्दी देन योर केमिकली ग्रोन फूड। ठीक है। बेटा, तीन चीजें बेनिफिट वाली थी, मैंने तुम्हें इसी तरह से याद करवाया था, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। क्या? एक तो हमारी हेल्थ का ध्यान रखेगा, सॉइल की हेल्थ का ध्यान रखेगा, और एनवायरनमेंट की हेल्थ का ध्यान रखेगा। ठीक है। सो दीज 3 पॉइंट्स वर इंटरकनेक्टेड, दैट इज वाई इसे इसी तरह से याद किया था। सॉइल फर्टिलिटी, हेल्दी एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली, सेफ्टी टू एनवायरनमेंट, ये 3 पॉइंट्स जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, उनको क्विकली याद किया जा सकता है। और उसके अलावा तीन और बेनिफिट्स थे दैट वर स्टार्टिंग फ्रॉम ई। इकोनॉमिकल क्यों है? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिकल है। उसके अलावा क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों करेगा?
क्योंकि ये टेक्निक्स जनरली होती है बेटा लेबर इंटेंसिव, जिसमें ज्यादा लेबर यूज होने वाला है। एंड लास्टली एक्सपोर्ट्स, इसका एक्सपोर्ट में अच्छा खासा मार्केट है। ठीक है, 3 पॉइंट्स फ्रॉम ई, इकोनॉमिकल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट्स। क्योंकि बाहर के कंट्रीज में, फॉरेन में इसकी अच्छी खासी डिमांड है, तो इसे आसानी से बेचा जा सकता है बाहर के एरियाज में। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज चैलेंजेस। दिक्कतें कहाँ है ऑर्गेनिक फार्मिंग में? सबसे पहला प्रॉब्लम, करेक्ट, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इसके बारे में। वेरी लेस पीपल आर अवेयर अबाउट दिस। देन नेक्स्ट, लेस यील्ड, प्रोडक्टिविटी कम है। मतलब अगर केमिकली फार्मिंग करोगे तो उतने एरिया में ज्यादा क्रॉप्स उग जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में कम क्रॉप उगेगी। ठीक है। देन लिमिटेड लाइफ, इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है यार, ये केमिकल्स नहीं यूज करते हैं तो जल्दी खराब हो जाती है। ओके। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना प्रॉपर इंफ्रा है ही नहीं हमारी कंट्री में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट कर पाए। एंड लास्टली लिमिटेड क्रॉप्स, बोलने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है ऑर्गेनिकली ग्रो करनी चाहिए क्रॉप्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी क्रॉप्स इस तरह से, इस मेथोडोलॉजी से ग्रो ही नहीं की जा सकती है। ओके, दे कैन बी ग्रोन ओनली केमिकली। फाइन, दीज आर द ड्रॉबैक्स। कमिंग ऑन टू द लास्ट थिंग, सांसद ग्राम योजना। क्या है सांसद आदर्श ग्राम योजना? सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी अ, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जवाबदारी दी गई थी कि वो एक विलेज को गोदी लेंगे। ठीक है। इट केम इन द ईयर 2016, सॉरी 2014, 2014 में आई थी। ठीक है। और 2016 तक एक विलेज को डेवलप करने का टास्क दिया गया था इनको। ठीक है। और 2019 तक फर्दर 2 विलेजेस और डेवलप करना थी। कंडीशन ये थी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की खुद की विलेज नहीं होनी चाहिए और उसके स्पाउस की विलेज नहीं होनी चाहिए। दीज वर द 2 कंडीशंस। एम आई क्लियर? ठीक है। और एक और देके रखा है तनवा, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। बेटा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप था वुमेन का, तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें वुमेन को अलग अलग टेक्निक सिखाई जा रही थी, जैसे डॉल मेकिंग, सोप मेकिंग। ठीक है, ताकि वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर पाए। कब स्टार्ट हुआ ये? 1980s में। और वुमेन जो है उनको अलग अलग स्किल्स सिखाई जा रही थी ताकि वो भी एक एडिशनल इनकम का सोर्स जनरेट कर पाए उनकी फैमिली के लिए। ठीक है। इसके साथ रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर होता है खत्म।